सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों ही के सिलेबस में यूनिट 5 के रूप में स्टेट्स ऑफ मैटर है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 7-8 क्लास से स्टेट्स ऑफ मैटर का नॉलेज आपके पास है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को आप 7-8 क्लास में जब पहली बार पढ़े तो यही बताया गया कि सच स्टेट ऑफ मैटर which contain definite volume and definite shape, मतलब मैटर का वो स्टेट जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हो। लेकिन जब वॉल्यूम डिफिनिट रहे और शेप डिफिनिट न रहे तो वो लिक्विड स्टेट होता है। और गैस स्टेट में ना ही शेप ना ही वॉल्यूम दोनों डिफिनिट नहीं होता है। इस बात को आप शायद समझ रहे होंगे जो आप बोल पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। तो यहाँ समझना है कि गैस के केस में, जैसे लिक्विड के केस में आप तो समझ रहे हैं कि अगर 10 लीटर आप वाटर लिए, आप उसको बाल्टी में रखें या टब में रखें या बीकर, जिस चीज में भी रखें, 10 लीटर है तो 10 लीटर ही रहेगा। लेकिन जिसमें आप रखेंगे उसका शेप ले लेगा, तो वहां वॉल्यूम निश्चित होगा, डिफिनिट होगा, लेकिन शेप जो है इनडिफिनिट। लेकिन जब हम गैस के केस में आते हैं तो वॉल्यूम तो आप शेप तो समझ लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम को आप कैसे क्लियर करेंगे जरा ध्यान दीजिए। एक 10 लीटर का कंटेनर है और 10 लीटर के कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट है। अगर हम इसको 15 लीटर के कंटेनर में अगर पलट दें इस गैस को, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आपको समझ में आना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। गैस लिक्विड की तरफ जाकर बॉटम में नहीं सेट हो जाएगा, ये पूरे कंटेनर में मूव करेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम 10 लीटर से क्या हो जाएगा? 15 लीटर हो जाएगा। जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में आए तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक दूसरा डेफिनेशन दिया गया कि सॉलिड मैटर का वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। तो ये हायर स्टैंडर्ड का डेफिनेशन जिसमें ये बताया जाता है कि पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, सॉलिड स्टेट कहलाता है। लिक्विड में पार्टिकल उतने अधिक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से नहीं बंधे होते हैं और गैस में तो खैर मतलब फ्री टू मूव, मतलब गति के लिए ही स्वतंत्र होते हैं, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उतना बात ही नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। यहाँ पर आप स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंतर्गत मैटर के 3 स्टेट का स्टडी प्रारंभ करने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ने इसका जो अरेंजमेंट किया है कंप्लीट स्टडी का, आपके 11th स्टैंडर्ड में गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ना है और 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट है। तो आप इस चैप्टर में सिर्फ 2 वॉल्यूम पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो शुरू होता है आपका फर्स्ट वॉल्यूम गैसियस स्टेट। द गैसियस स्टेट, ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, गैस के नेचर और बिहेवियर को देखते हुए यह एक कॉन्सेप्ट है जिस पर फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, बॉयल्स लॉ। यहाँ पर यह बताया जाता है कि गैस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर गैस 3 फिजिकल क्वांटिटी पर गैस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और वो 3 फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें से किसी एक को भी
कांस्टेंट करके दो के बीच आप रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे या रिलेशन का स्टडी करेंगे तो वो गैसियस लॉ, यानी गैसियस लॉ किसे कहते हैं, कब आप किसी लॉ को गैसियस लॉ कह सकते हैं। हमने बताया कि गैस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। इस तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट करके, जैसे कि बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जैसे कि चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो ये गैसियस लॉ है। तो गैसियस लॉ उस लॉ को कहते हैं जो इस 3 फिजिकल क्वांटिटी में से एक को कांस्टेंट लेकर दो के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करे तो वो गैसियस लॉ के अंतर्गत आता है। आज हम लोग फर्स्ट गैसियस लॉ के रूप में बॉयल्स लॉ का स्टडी करने जा रहे हैं। बॉयल्स लॉ ध्यान दिया जाए, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। in 1662 ध्यान दिया जाए। ये लॉ क्या है जरा समझा जाए। किसी गैस के दिए गए सैंपल के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दिस लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा और ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। और ये लॉ क्या कहता है, for a given sample of the gas at constant temperature pressure is inversely proportional to volume। अब ये लॉ कहां से आया इसका सारा डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। आप भी कभी भूल जाए तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ये है एक गैसियस सिलेंडर और इस सिलेंडर में यहां पर हमने पिस्टन फिट किया है। प्रेशर ऑर्डिनेट करने के लिए हमने पिस्टन लगाया है। अब यहाँ कोई गैस भरा हुआ है, ये इसका वॉल्यूम है अभी इनिशियल। अब आप ही सोचिए कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो जो वॉल्यूम है कम होगा। अब प्रेशर कम करेंगे तो पिस्टन गैस फैलेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम, जब प्रेशर कम कर रहे हैं। लेकिन ये तब संभव है जब इसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम रहे। अगर आप नीचे से इसको गर्म करना शुरू कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए, क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगा, फैलेगा और पिस्टन पर जाकर धक्का देगा तो पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ पर पहले ही शर्त लगा दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट तब चल रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और तब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और जब प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। It means for a given sample of the gas at constant temperature pressure is inversely proportional to volume। तो ये है बॉयल्स लॉ का मेन स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। P equal K 1/V where K equal constant। तो यहाँ K क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ PV equal K। बॉयल्स लॉ को आप सभी स्टूडेंट एक नए ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं। At constant temperature, the product of pressure and volume is always constant। फिर से, for a given sample of the gas at constant temperature, the product of pressure and volume is always constant। This is also called Boyle's law। इसको भी Boyle's law के रूप में आप बोल सकते हैं। तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए। किसी गैस के दिए गए वॉल्यूम के लिए हमने प्रेशर को इनिशियल स्टेज में V1 माना और वॉल्यूम को V1। तो अभी तुरंत सीख कर आए हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसी गैस के सैंपल के लिए प्रेशर को बढ़ाकर हम P2 ले लिए और वॉल्यूम V2 ले लिए। तो क्या हम लिख सकते हैं P2 V2 इक्वल K। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो अलग अलग कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम लिया गया है।
और दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल P2V, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक रिलेशन, प्रेशर और डेंसिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कराने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन P and D, according to Boyle's law, according to Boyle's law क्या पढ़ कर आए हैं आप? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देन T इक्वल लिख सकते हैं K/P, इक्वेशन नंबर 1। अलग से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। देन वॉल्यूम इक्वल मास बाय इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बढ़िया से देख लीजिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? K/P इक्वल M/D, देन P into M इक्वल K into D। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, P इक्वल K/M into D। यहाँ what is K? What is it? Mass, molecular mass of that gas। तो यहाँ molecular mass का हम बात करने जा रहे हैं। अगर CO2 हो, इसका molecular mass हम निकलवा रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, 44 है। अगर इंडिया में CO2 का molecular mass 44 आ रहा है, तो यूएसए में 44 ही है, यानी मोलिकुलर मास कभी बदलने वाला नहीं है। तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो आने वाला मान भी क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पर इस पूरे के बदले में हमने कांस्टेंट लिया K डैश। और अब ध्यान दिया जाए, यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया, अब कांस्टेंट हटेगा क्या होगा? प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू D। तो हमने आज के क्लास में प्रूव किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी दिए गए गैसेस सैंपल के लिए प्रेशर जो है डेंसिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बार शुरू से अंत तक 1 मिनट में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P proportional to 1 by V, then V proportional to 1 by P, then V equal K by P. Equation number 1. According to definition of density, D equal M by V, then V equal M by D. From equation 1 and 2, K by P equal M by D. Cross multiply P into M equal K into D, P equal K by M into D. P equal ये दोनों का constant by constant, ये K dash हो गया। अब ये constant हटते ही proportional, और हमने प्रूव किया at constant temperature for a given sample of the gas, pressure is directly proportional to density। अगर आप सभी स्टूडेंट आज का ये क्लास अच्छे से कंप्लीट किए तो जल्दी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। Which of the following statement is true according to Boyle's law? Boyle's law के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा इक्वेशन सही है? क्वेश्चन है PV equal K। सेकेंड ऑप्शन है P proportional to 1 by V। थर्ड P proportional to D। फोर्थ ऑल। ये ऑल आप तब बता सकते हैं जब आपका नॉलेज भी ऑल है। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो ये, थोड़ा सा और जानते हैं तो ये, और कंप्लीट जानते हैं तो ये, यानी ऑल। बॉयल्स के अनुसार ये सब पॉसिबल है और बॉयल के स्टेटमेंट में ही आता है।
ग्राफिकल डिस्कशन ऑफ बॉयल्स लॉ जो हम लोग पढ़े थ्योरेटिकली ढंग से, अब इसको ग्राफिकल डिस्कशन पर समझने जा रहे हैं। जरा ध्यान दें। ग्राफिकल डिस्कशन में हम 4 केस में इस पूरे ग्राफिकल डिस्कशन को कर पाएंगे। पहला केस स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, केस फर्स्ट। ग्राफिकल डिस्कशन ये जो किया जा रहा है अभी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच यहाँ हमने इस एक्सिस पर प्रेशर लिया, इस पर वॉल्यूम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। रबड़ पर ध्यान दिया जाए। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हम लोग कैसा रिलेशन का स्टैब्लिश क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जब प्रेशर हाई होगा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम अधिक होगा। इस ग्राफ में हम थोड़ा सा 2 पॉइंट का स्टडी करके इस बात को क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने कि आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ सकें। बहुत सारे पॉइंट को मिलाने पर इस तरह से एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट को इस तरह से प्राप्त हुआ। सपोज दैट ग्राफ के इस पॉइंट पर हम अपना स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, ये रहा वॉल्यूम का वैल्यू इस एक्सिस पर और ये है प्रेशर का। देख सकते हैं प्रेशर इतना ज्यादा है और वॉल्यूम मात्र इतना ही है। तो जब प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है। अब हम ग्राफ के इस पॉइंट पर स्टडी करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, यानी वॉल्यूम अपने एक्सिस पर इतना वैल्यू लेकर आ रहा है तो प्रेशर कम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर अधिक होने पर वॉल्यूम कम, वॉल्यूम अधिक होने पर प्रेशर कम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए, प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं 1/वॉल्यूम। इसको आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? पढ़िए तो प्रेशर, इसको आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एक सरल रेखा, तो यहाँ पर समझ में रहते हैं। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब जब वॉल्यूम बोले, और हमने क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके साथ रहता है। तो जब हम ग्राफ ध्यान दिया जाए, यहाँ हम इस एक्सिस पर लिखे क्या लिए? 1/v, नॉट v, और यहाँ पर हमने लिया p, और अब ग्राफ खींच रहे हैं। तो निश्चित है कि जैसे जैसे p का वैल्यू बढ़ेगा अपने एक्सिस पर, वैसे 1/v का वैल्यू बढ़ेगा अपने एक्सिस पर। ये बात क्लियर समझ में आना चाहिए। केस थर्ड, PV एंड P के बीच ये ग्राफ खींचने जा रहे हैं, और PV का कॉन्सेप्ट अभी तुरंत आपने देखा। जल्दी बताइए क्या समझे आप? PV का वैल्यू, PV का वैल्यू क्या होता है? PV का वैल्यू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसे बनाएं कि उसका वैल्यू कांस्टेंट रहे, ना बढ़े ना घटे? एकदम सही जवाब है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो ये प्रेशर भले बढ़ेगा लेकिन पीवी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। अब हम इसी ग्राफ को पीवी एंड वी के बीच भी खींच सकते हैं। और इस बार हम पी भी लिए और यहाँ भी ले लिए, तो यहाँ भी तो वही बात होगा क्योंकि पीवी का वैल्यू तो बढ़ेगा ना घटेगा।
निश्चित है फिर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा। यदि तो यहां पर आपका ये है बोयल्स लॉ का ग्राफिकल